तो अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात रूस यूक्रेन जंग की करेंगे। आज इस जंग को 1 साल पूरा हो गया है। इस युद्ध में अब तक दोनों देशों के लाखों सैनिकों के साथ हजारों आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। फिर भी ना रूस झुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन। इस जंग में आज भी यूक्रेन को अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो देशों में भरपूर समर्थन मिल रहा है, सैन्य मदद मिल रही है, आर्थिक मदद मिल रही है, जिसकी बदौलत यूक्रेन अब तक इस जंग में टिका हुआ है। शुरुआती दौर में इस जंग को रोकने की कुछ कोशिशें भी हुई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला और ये आज भी जारी है। इन हालात में भारत पहुंचे 24 रूसी नागरिकों के एक दल ने सुख शांति के लिए हरिद्वार में गंगा के तट पर पूजा अर्चना की। दुनिया के एक हिस्से में बीते 1 साल से ये भीषण जंग जारी है और इसी जंग को रोकने के लिए देवभूमि उत्तराखंड में विशेष पूजा की गई है। पूजा पाठ की तस्वीरें आई हैं हरिद्वार से, जहां लोधी घाट पर 24 रूसी नागरिकों के दल ने मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। सनातन धर्म में मंत्रों की काफी अहमियत है, इसलिए शांति और सौहार्द के मकसद से की गई इस पूजा की शुरुआत शांति पाठ से हुई। गंगा तट पर दोनों हाथ जोड़कर बैठे इन रूसी नागरिकों में 20 महिलाएं और 4 पुरुष हैं, जो पहले भी भारत आ चुके हैं और इनकी सनातन धर्म में विशेष आस्था भी है। इसलिए इन लोगों ने बीते 1 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। My name is Tanya. I'm from Russia, Novosibirsk, Sibir. Yeah. And you came for which purpose you doing all the yagya? I very like puja, yagya for peace, for people all together, for love. Super. How do you feel coming here in Haridwar? I'm happy. My people happy. We want only peace and love. 24 रूसी नागरिकों के इस दल में कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर, तो कोई डॉक्टर, जो मां गंगा की इस पूजा से पहले जंग रोकने के लिए 9 दिनों का एक विशेष यज्ञ भी कर चुके हैं। गंगा में बहुत आस्था है, हरिद्वार में आस्था है, ऋषिकेश में आस्था है। इस वजह से यहाँ पे इन्होंने दिमाग में आया कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रशिया में युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध को हम लोग जो है कैसे निपटा सकते हैं। और तो कोई रीजन है नहीं इनके पास में और कोई चांस है नहीं इनके पास में, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना गंगा माई से प्रार्थना की जाए और उस युद्ध को निपटाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। उसको उन्होंने यज्ञ करके उनको जो कब से कब तक ये यज्ञ चला? 9 दिन तक यज्ञ समझ लो। तो 1 साल हो चुका है। हाँ, अब इनको दिमाग में आ रही है कि शायद भगवान भी हेल्प कर सकता है। आखिर युद्ध होना भी आपने बताया, युद्ध की रिपोर्ट विशेष रूप से 1 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग में अब तक दोनों देशों के लाखों सैनिक और कई अफसर मारे जा चुके हैं, जिनकी याद में यूक्रेन की राजधानी कीव में एक खास कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शामिल हुए और उन्होंने इस कार्यक्रम में जंग में शहीद हुए यूक्रेनी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस मौके पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इन शहीदों के परिवारों को सेना के विशेष सम्मान से भी सम्मानित किया। ये सम्मान लेते वक्त कई परिवार भावुक नजर आए। तो वहीं जंग में अपनों को खोने वाले कई परिवारों ने उनकी कब्रों पर जाकर फूल चढ़ाए और विशेष प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इतना ही नहीं, जंग में यूक्रेन का साथ देने वाले कई नाटो देशों ने भी जंग के 1 साल पूरा होने के मौके पर यूक्रेन के साथ खड़े होने का संदेश फिर से दिया, जिसकी एक तस्वीर पेरिस से सामने आई। वहां लाइटिंग के जरिए आईफिल टावर को यूक्रेनी झंडे के रंग से रंग दिया गया।
जबकि कुछ देशों में रूस यूक्रेन जंग के विरोध में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और इन लोगों ने जंग को रोकने की मांग की। इन सब के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ। The voting has been completed. Please lock the machine. 141 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 7 ने इसका विरोध किया। वहीं चीन और भारत समेत 32 देशों ने रूस के खिलाफ हुई इस वोटिंग से दूरी बनाई। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूक्रेन के खिलाफ रूस को युद्ध छेड़े हुए 1 साल हो गया है, फिर भी रूसी सेना अब तक यूक्रेन पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। हालांकि इस जंग के आगाज से पहले तक दुनिया का कुछ और ही अनुमान था। यूक्रेन के पक्ष में खड़े देश भी यही मान रहे थे कि वो ताकतवर रूस के सामने 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। एक एक कर 12 महीने यानी पूरा 1 साल गुजर गया। इन 12 महीनों में यूक्रेन की तुलना में रूस को ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इसका साफ मतलब है कि रूसी सेना के सामने यूक्रेन मजबूती से टिका हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये कैसे हुआ। रूस के 29 लाख सैनिकों की तुलना में यूक्रेन के पास सिर्फ 11 लाख सैनिक हैं, यानी आधे से भी कम। ऐसे में रूस को यूक्रेन फतह करने में इतना समय क्यों लग रहा है? रूस के पास लड़ाकू विमान है, अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, टैंक और अत्याधुनिक हथियारों का पूरा जखीरा मौजूद है, फिर भी उसे कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही? सैन्य ताकत और संसाधनों के बावजूद रूस यूक्रेन को लेकर अपनी हसरत पूरी क्यों नहीं कर पा रहा? रूस की तरफ से थोपे गए युद्ध में यूक्रेन की सेना को आम नागरिकों का साथ मिल रहा है। संकट की इस घड़ी में भी यूक्रेन के नागरिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाए हुए हैं, जिसकी वजह से 1 साल बाद भी इस युद्ध को किसी नतीजे पर पहुंचने में इतना वक्त लग रहा है। रूसी सेना की तरफ से लगातार मिसाइलें, रॉकेट और बम बरसाए जा रहे हैं, फिर भी उम्मीद के मुताबिक उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। देश की सरहदों की रक्षा की सौगंध खाने वाले इन देशभक्तों में सिर्फ यूक्रेन के पुरुष ही नहीं, बल्कि इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें युद्ध में घिरे अपने देश के लिए वही जज्बा है जिससे पूरा यूक्रेन लबरेज है, और यही वजह है कि रूस यूक्रेन के युद्ध के 1 साल पूरा होने पर किसे क्या मिला, किसका कितना नुकसान हुआ, इसका मूल्यांकन दुनिया की सारी बड़ी एजेंसी कर रही हैं। इसी का नतीजा है कि फायदा और के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसा दावा है कि साल भर में इस जंग की वजह से 27,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, 1 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, जिसकी वजह से वो अपना देश छोड़ने को मजबूर हुए। यूनिसेफ के मुताबिक रूस की तरफ से छेड़े गए इस युद्ध की वजह से यूक्रेन के 50 लाख से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई रुक गई। साथ ही छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं बचे। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि अलग अलग संस्थाओं की तरफ से पेश किए जा रहे आंकड़े ज्यादा भयावह हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बारी बारी से समझाते हैं किसका कितना नुकसान इस युद्ध में हुआ है। अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 दिसंबर 2022 तक रूस के 14,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि जबरन युद्ध को झेलने के लिए मजबूर यूक्रेन के 13,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। वहीं नॉर्वे चीफ ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में 22 जनवरी 2023 तक यूक्रेन के 1,30,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और आम लोग मारे गए। नॉर्वे चीफ ऑफ डिफेंस के ही मुताबिक रूस में तो 1,80,000 से सैनिकों और आम लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटिश ऑनलाइन न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2022 तक रूस के 1500 सैन्य अफसर मारे गए। इनमें 160 जनरल और कर्नल रैंक के अफसर थे। वहीं रूस यूक्रेन को लेकर यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस युद्ध में यूक्रेन के करीब 72 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि रूस की तरफ से बमबारी और मिसाइलों की वजह से घायलों की संख्या भी करीब 11,000 से ऊपर जा चुकी है। युद्ध के इस 1 साल में ऐसे 3 मौके आए जब रूस और यूक्रेन दोनों की ज्योग्राफी यानी भूगोल बदल गया। हालांकि पिछले 1 साल से एक दूसरे की जमीन पर कब्जा और मुक्त करवाने की लड़ाई के बाद यूक्रेन की करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर रूस का कब्जा हो चुका है। 1 साल से चल रहे इस युद्ध की ऐसी मार पड़ी है कि करीब 1 करोड़ 86 लाख को अपना घर छोड़ना पड़ा है। पोलैंड में यूक्रेन से सबसे ज्यादा 96 लाख लोगों ने पलायन किया है। 28 लाख से ज्यादा यूक्रेनी अपनी जान बचाने के लिए रूस ही पहुंच गए। यूक्रेन के 22 लाख से ज्यादा लोगों ने
हंगरी में शरण ली है, जबकि 16,000 से ज्यादा यूक्रेनियों ने बेलारूस का रुख किया है। दावे के मुताबिक रूस की तरफ से इस युद्ध की वजह से यूक्रेन को 50 लाख करोड़ का से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बमबारी और मिसाइलों की बारिश की वजह से यूक्रेन के 12 एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन में मौजूद 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। कृषि के काम में आने वाली 43,000 से ज्यादा मशीनें युद्ध की आग की वजह से आग के शोलों में तब्दील हो गई हैं। अब किसी कबाड़ की तरह वो खेतों में ऐसे ही पड़ी हुई हैं। 2,500 से ज्यादा स्कूल बम और मिसाइलों के शिकार बन चुके हैं। 1,40,000 घर जलकर खाक हो चुके हैं। वहीं 2,000 से ज्यादा बड़ी दुकानें और शॉपिंग मॉल का नामो निशान तक मिट गया है। यूक्रेन के 3 बड़े बंदरगाह ओडेसा, खेरसौन और मोरियापोल भी रूसी बम और मिसाइलों का शिकार बन चुके हैं। यूक्रेन के हर 10 में से 1 अस्पताल का वजूद नहीं बचा है। रूस के लिए भी ये युद्ध आसान साबित नहीं हो रहा। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के हथियारों से लैस यूक्रेन अब रूस के लिए दूसरा अफगानिस्तान साबित होता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की पत्रिका न्यूज वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में पुतिन की सेना को 1 साल में $9 ट्रिलियन यानी 7,44,000 अरब रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं रूस के 300 फाइटर जेट्स और 6300 से ज्यादा हथियारबंद वाहन तबाह हो गए हैं। यूक्रेन भी लगातार ये दावा कर रहा है कि 1,30,000 से ज्यादा रूसी सैनिक इस युद्ध में अब तक मारे जा चुके हैं। तो रूस ने तो इतने नुकसान की कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि फिर भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध को जारी रखे हुए हैं, जो रूस जैसे शक्तिशाली देश के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति हमने अपनी आंखों से देखा है कि यूक्रेन के हर शहरों पे भारी बमबारी की गई है, मिसाइल से और रॉकेट से, एयरफोर्स से। तो यूक्रेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिहायशी इलाके हैं, बहुत भारी तादाद में नुकसान हुआ है। यूक्रेन के इतने रिफ्यूजीज चले गए हैं और उनकी एक इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल तकरीबन खत्म हो गई है, क्योंकि इनके पास जो स्टील प्लांट था मैरियोपोल में वो खत्म हो गया है। जो इनके एक्सपोर्ट की वीट वगैरह और कॉर्न होता था वो काफी हद तक लिमिटेड हो गया है। तो इकोनॉमी डाउन हुई है और कोई भी देश जब लड़ता है तो उसकी इकोनॉमी डाउन होती है। तो यूक्रेन के ऊपर तो बहुत बड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, उनकी इकोनॉमी तो मैं बोलता हूं बहुत डैमेज हुई है। दूसरा, रशिया की इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता है। देखिए, रशिया की इकोनॉमी में आज तो हम सबको लग रहा है कि उनकी इकोनॉमी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि कुछ देश उनसे तेल खरीद रहे हैं और हम भी खरीद रहे हैं और वही तेल हम फिर वेस्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी इकोनॉमी में इतना फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी देश जब लड़ता है तो उसकी आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ता है। यही सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में 10 साल के लिए कब्जा किया था और उसके बाद इतनी उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी कि वही सोवियत यूनियन टूट गया था, हम सबको पता है। तो कहने का मतलब है अभी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन जो आर्थिक स्थिति और जो फाइनेंशियल सैंक्शन है वो लॉन्ग टर्म में ही पता चलेंगे। 1-2 साल में इतना उसका पता नहीं चल रहा है। लेकिन आपको साफ एक चीज दिख रही है, रूस में भी एम्यूनिशन की कमी हो रही है, तो उनकी भी प्रोडक्शन स्केलिंग वगैरह में कम हुआ है। तो जो तुलना करें, यूक्रेन की तो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो गई है और रशिया की फिलहाल इतनी लग नहीं रही है, लेकिन कुछ सालों के बाद इसका प्रभाव दिखेगा। कोई भी देश जब लड़ता है उसकी आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ता है। और रूस यूक्रेन जंग के बाद अब बात चारधाम यात्रा की। यात्रा शुरू होने के 2 महीने पहले ही इस बार रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और 4 दिनों के भीतर ही 90,000 से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अप्रैल में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में पिछले सभी रिकॉर्ड टूटने का अनुमान अभी से लगने लगा है। इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को और केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुल रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बैठक कर इन तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं, ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।
फिर सजेंगे चार धाम। फिर जयकारों से गूंजेंगे धाम और फिर चार धाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब। पवित्र चार धाम यात्रा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या भी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। अप्रैल में शुरू हो रही इस चार धाम यात्रा के पहले चरण में बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 4 दिन पहले हुई थी और महज 3 दिनों के अंदर ही अब तक 90,000 से ज्यादा लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनमें केदारनाथ के लिए अब तक 53,293, जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए अब तक 43,767 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वाले इन यात्रियों की संख्या ये बताती है कि इस बार भी इस पवित्र चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह अभी से दिखाई दे रहा है। 4 तरीकों से यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड इसमें सामने आया है कि 21 फरवरी से जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, उसके 4 दिन में 97,000 से ऊपर के रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि इस साल यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी रखी गई है। इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि परंपरा के अनुसार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने हैं। लेकिन इसके मुहूर्त की घोषणा अभी नहीं हुई है। जैसे ही इन दोनों धामों के लिए कपाट खुलने का समय तय कर दिया जाएगा, उसी के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। 2 महीने के बाद 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट 25 और 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। इसको लेकर प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। साल दर साल श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यात्रा से जुड़ी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। तैयारियों से जुड़ी एक तस्वीर आई है चमोली जिले से, जहां जोशीमठ से हेलंग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना न पड़े। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। वहीं अब जोशीमठ हेलंग जो सड़क है, मुख्य बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पे डामरीकरण का काम शुरू हो चुका है। नीचे देख सकते हैं ये अभी का ताजा डामरीकरण हुआ है और ये पूरे जोशीमठ तक होना है। ये हेलंग से लेकर जोशीमठ जो 13 किलोमीटर का पैच है, इसमें पूरा डामरीकरण होना है। यहाँ पे मशीनें लगी है, गाड़ियों को रोका जा रहा है ताकि उस बीच यहाँ पे डामरीकरण, क्योंकि आने वाले समय में चारधाम यात्रा होनी है। ऐसे में एक तरफ से चारधाम यात्रा की तैयारियां इस समय भी जोरों पर चल रही है। जबकि तैयारियों से जुड़ी दूसरी तस्वीर आई है उत्तरकाशी जिले से। यहाँ अधिकारी गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे का निरीक्षण करने आए। यात्रा से जुड़े इस अहम हाईवे का जायजा लेने के बाद अधिकारियों ने इसे वक्त पर ठीक करने का निर्देश भी दिया। यात्रा के संबंध में तो ये है कि पूर्व में ही जो है शासन से निर्देश प्राप्त हो गए थे, इस बार पहले से तैयारी करनी है। तो जैसे सड़कों का टूटा फूटा होना, उसको सही कराना, अन्य पर्यटन विभाग को बोला गया कि वो भी अपने संबंधित तैयारी कर लो। पिछले साल चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। ऐसे में इस बार रजिस्ट्रेशन को लेकर मची होड़ को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रजिस्ट्रेशन की संख्या तो यही बता रही है कि यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में इस बार काफी उत्साह है और इस बार तमाम रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं। वैसे चारधाम यात्रा को लेकर संबंधित विभागों की ओर से क्या क्या जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक समीक्षा बैठक देहरादून में कर चुके हैं। इस बैठक के बाद शहरी विकास और परिवहन विभाग की क्या तैयारी है, आइए देखते हैं। जगह चाहे सफाई की बात हो, चाहे टॉयलेट्स की बात हो, चाहे हमें वहां पे अपने मैन पावर बढ़ाने की बात हो,
ये सब व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट लगाने की बात हो, इस बार रोडवेज भी 100 अतिरिक्त गाड़ियां चारधाम यात्रा में लगाएगा। 350 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था हम इस बार कर रहे हैं। चालकों का, परिचालकों का प्रशिक्षण कर रहे हैं और चारधाम यात्रा रूट पर ड्राइवर और कंडक्टरों की रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बिस्तर की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और मेडिकल फैसिलिटी हम अलग से परिवहन विभाग द्वारा प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो चारधाम यात्रा की तैयारियां तो आपने देख ली, अब जरा रैपिड रेल की सैर आपको करवा देते हैं। हाईटेक सुविधाओं से लैस देश की पहली रीजनल रैपिड रेल की दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली देश की पहली रैपिड रेल का ट्रायल रन चल रहा है, लेकिन इस सुपर फास्ट ट्रेन के कोच की पहली झलक आज दिखाई दी। इससे पहले आपने जो भी कोच की तस्वीरें देखी थी वो इस ट्रेन का मॉडल था, लेकिन ये तस्वीर रियल है। आज पहली बार देश की पहली रैपिड रेल की तस्वीरें सामने आई हैं। क्या है रैपिड रेल में खास, कब और कहां से कहां तक चलेगी ये ट्रेन, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। पहली बार रैपिड रेल के कोच से हटा पर्दा। देश की पहली रैपिड रेल के अंदर की रियल तस्वीर आई दुनिया के सामने। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी एनसीआरटीसी ने अभी तक कोच की रेप्लिका से रैपिड रेल की खूबियां दिखाई थी, लेकिन ये पहली बार है जब ट्रेन के कोच की तस्वीरें सामने आई हैं। तो रैपिड रेल का इंतजार जिसको था, समझिए कि वो मुराद पूरी हो गई है। हम लोग इस समय रैपिड रेल के अंदर हैं और बहुत जल्द इसका पहला सफर शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि आखिर रैपिड रेल दिखती कैसी है, कैसे इसके कोचेस हैं, कैसे इसमें यात्रियों के लिए बैठने की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और क्या ये कोचेस अपने आप में नायाब हैं और किस तरीके से बाकी कोचेस से अलग है। तो पहली तस्वीर अगर आप देखें, जहां पर मैं बैठा हूं, इस तरह की कोचेस में आपको कहीं भी ऐसी फैसिलिटी देखने को इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अमूमन अगर हम बात करते हैं मेट्रो की, तो मेट्रो में जो है वो कहीं ना कहीं स्टील्स की जो है वो चेयर होती हैं, लेकिन यहाँ पर चेयर जो दी गई हैं वो ऐसे जैसे कि मानो कि आप किसी सोफे पर बैठकर आराम से सफर कर रहे हो। बीच में यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है जिस पर हाथ रखकर आप आराम से बैठ सकते हैं और ये कंफर्ट तरीके की एक सिटिंग अरेंजमेंट होगी जो आपको समझाएगी कि आखिर किस तरीके से बेहतर सुविधाओं को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आप देखिए, आमतौर पर आपने कोचेस में देखा होगा कि यहाँ पर आपको सामान रखने की जगह मिल जाती है, तो यहाँ पर कोशिश की गई है रैपिड रेल में कि कहीं ना कहीं जब भी आप दिल्ली से मेरठ तक का सफर करेंगे तो ऐसे में उस परिस्थिति के अनुसार से आपको यहाँ पर सामान रखने की स्थिति में कोई भी दिक्कत न आए। इसलिए बाकायदा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस समय इसमें ये चीज को इन्वॉल्व इसलिए किया गया है कि सामान ऊपर की तरफ से यात्री आसानी से रख सकते हैं। 160 किलोमीटर की स्पीड से रफ्तार पकड़ती ये रैपिड रेल महज 45 मिनट में मेरठ से दिल्ली तक मुसाफिरों को पहुंचाएगी। और गुड न्यूज है कि जल्द ही दिल्ली से मेरठ जाने वाले यात्रियों को ये सौगात मिलने वाली है। इसमें आम लोगों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। पब्लिक सेफ्टी के लिए इसमें खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं। इन स्क्रीन्स को अगर आप समझें तो कहीं ना कहीं इससे सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इन स्क्रीन्स में स्टेशन के नाम आते रहेंगे, यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा, यहाँ टाइमिंग और कौन सा स्टेशन आने वाला है, कौन सा स्टेशन जाने वाला है, किस स्टेशन पर कितनी देर में रैपिड रेल पहुंचेगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इन स्क्रीन्स में डिस्प्ले होती रहेगी। अब इसके अलावा अगर आप सोचें, एक बड़ी सीट हमने आपको दिखाई, अब एक छोटी सीट भी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक छोटी सीट दी गई है और ये इस तरीके के सेटिंग अरेंजमेंट आपने मेट्रो में नहीं देखा होगा। ये अमूमन होता क्या है कि जो 2 चेयर गाड़ियां होती हैं, खासकर रेलवे की शताब्दी, वहां पर इस प्रकार के सेटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलते होंगे। और कंफर्ट जोन की बात करें तो बेहद आरामदायक ये चेयर्स हैं। रैपिड रेल में यात्रियों के लिए वाईफाई की सुविधा, मोबाइल USB चार्जर, ड्राइवर से बातचीत करने के लिए डायनेमिक रूट मैप जैसी तमाम सुविधाएं दी गई हैं। जैसे मेट्रो में चार्जिंग पॉइंट दिए जाते हैं, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर भी दिए गए हैं। और ये कोचेस जिनके वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे नॉर्मल कोचेस हैं और इसमें
सभी सुविधाओं का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर भी ऊपर सामान रखने की व्यवस्था दी गई है। तो ऐसे में कोशिश रैपिड रेल में ये रहेगी कि दिल्ली से मेरठ तक का जो लोग भी सफर करते हैं उनका सफर आरामदायक हो, बेहतर हो, सुविधाओं से परिपूर्ण हो, कोच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इस बात का ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं तमाम फैसिलिटीज को इसमें जोड़ा गया है। इस ट्रेन की एक और खासियत है कि इसमें सामान्य कोच के अलावा एक प्रीमियम कोच भी तैयार किया गया है। इसमें वाईफाई से लेकर कई हाईटेक फैसिलिटीज मौजूद हैं। बैठने के लिए जो लेग स्पेस है वो काफी दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो जहां मैं बैठा हूं काफी हद तक जो है वो यहाँ पर लेग स्पेस दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से, आराम से आप जो हैं वो दिल्ली से मेरठ तक के सफर को कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर कोशिश ये की गई है रैपिड रेल में कि जो यात्री थोड़ा सा पैसा खर्च ज्यादा कर कहीं ना कहीं सुविधाओं को लेना चाहते हैं वो प्रीमियम कोच में भी सफर कर सकते हैं। फैसिलिटीज नॉर्मल कोच के मुकाबले प्रीमियम कोच में ज्यादा मिलेंगी, भले वो सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें या फिर अन्य फैसिलिटीज की बात करें। रैपिड रेल के कोच में मरीज को लेकर जाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। खासतौर पर कोच में स्ट्रेचर रखने के लिए अलग स्पेस बनाया गया है। किसी मरीज को रैपिड रेल में मेरठ से दिल्ली पहुंचाना है तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, सिंगल स्ट्रेचर है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि ट्रेन के अंदर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो ऐसे में यात्री जो है वो सीधे ड्राइवर से बात कर सकता है। ये आप देख रहे होंगे बॉक्स, ये एक तरीके से पैनिक बटन के तौर पर आप कह सकते हैं। यहाँ स्पीकर है, ये टॉकबैक है और यहाँ से यात्री अपनी बात को बोलेगा, सामने की तरफ जो ड्राइवर होगा वो उसकी बात को सुनेगा और जो भी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से वो फैसला लेगा। तो शायद ये हालात और ये समझदारी की बात अगर समझे तो आप कह सकते हैं कि परिस्थितियां इस तरीके से बनाई गई हैं कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलें। फिलहाल रैपिड रेल का ट्रायल रन चल रहा है, लेकिन ट्रायल रन पूरा होते ही इसके रूट को कई चरणों में खोला जाएगा। जल्द ही पहले चरण की शुरुआत होने वाली है। इसका पहला सेक्शन गाजियाबाद की दुहाई से साहिबाबाद तक है, जिसकी दूरी 17 किलोमीटर है। इस रूट में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन शामिल हैं। पहले चरण के बाद जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा, रैपिड रेल अगले स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक का सफर तय कर लेगी। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रैपिड रेल का ये पहला चरण है जिसकी शुरुआत आने वाले कुछ दिनों में होने जा रही है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को दुहाई से मेरठ तक बढ़ाया जाएगा। मेरठ साउथ तक दूसरे चरण में काम होगा और तीसरे चरण में साहिबाबाद से दिल्ली के बीच का काम पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद 2025 में रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच दौड़ती नजर आएगी। दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल लाने का सबसे बड़ा मकसद सफर को आरामदायक बनाना है, समय को बचाना है, दिल्ली की भीड़ को कम करना है। साथ ही एनसीआर में होने वाले प्रदूषण से आजादी दिलाना भी इसका एक मकसद है। जिस तरह से दिल्ली समेत एनसीआर में सड़कों पर गाड़ियों का बोझ बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए रैपिड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट काफी अहम साबित हो सकता है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिसर्च के मुताबिक दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल के चलने से हर साल करीब 3 लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटेगा। इसकी वजह से रैपिड रेल के चलने से इस रूट पर सफर करने वाले लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, जिससे वाहनों की संख्या में कमी आएगी और प्रदूषण कम हो जाएगा। इसके अलावा सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी होगी तो ईंधन की खपत भी कम होगी। मतलब दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल प्रोजेक्ट यात्रा की सुविधाओं के अलावा पर्यावरण के नजरिए से भी काफी अहम है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को बनाने वाले एनसीआरटीसी के मुताबिक आपको बताया कि रैपिड रेल हर साल दिल्ली मेरठ के बीच 2.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। रैपिड रेल के चलने से इस रूट पर करीब 1 लाख वाहनों का दबाव कम होगा। वाहन कम होने से प्रदूषण कम होता दिखाई देगा, यानी वायुमंडल में वाहनों के धुएं से निकलने वाले PM 2.5 की मात्रा कम होगी। वहीं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के रिसर्च के मुताबिक रैपिड रेल से वायुमंडल से कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर का लेवल कम होगा। रैपिड रेल हर साल वायुमंडल से 60,000 टन PM 2.5 के कण कम करेगी। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड के कण 4,75,000 टन कम हो सकते हैं। वहीं हाइड्रोकार्बन के कण 8 लाख टन और कार्बन मोनोऑक्साइड के कण भी 8 लाख टन कम होने का दावा
किया जा रहा है। मतलब साफ है कि जब सड़कों से वाहनों की संख्या घटेगी तो कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण खुद कम हो जाएगा। इसके अलावा रैपिड रेल कॉरिडोर को ग्रीन प्रोजेक्ट के तौर पर भी तैयार किया जा रहा है। दुहाई डिपो का इको फ्रेंडली डिपो के तौर पर निर्माण किया जा रहा है। यहां ग्रीन ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रशासनिक भवन में सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। ये रैपिड रेल प्रदूषण को कम करने के और सफर को आसान और आरामदायक बनाने में काफी कारगर साबित होगी। इस ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी खास प्रबंध किए गए हैं। ट्रेन के ड्राइवर कैबिन में यात्रियों की हर समस्या का समाधान है। इस कैबिन का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा इसके अंदर पहुंचे। उनकी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। तो इस समय हम लोग ड्राइवर के केबिन में हैं और यहां से आपको व्यू नजर आ रहा होगा। आगे ट्रेन कैसे जाएगी, किस रास्ते पे जाएगी, यहीं से सब ऑपरेट होगा। तो पहले कैमरेज के माध्यम से आप समझिए, यहां पर 2 कैमरे दिए गए हैं। ये अमूमन बताता है कि आखिर डोर ओपन हुए हैं या फिर डोर खुले हुए हैं, और शायद यही समझाता है कि जब डोर बंद हो जाएंगे उसके बाद ही आगे डेस्टिनेशन पर बढ़ने के लिए ड्राइवर कहीं ना कहीं रेल को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं तमाम कंट्रोल पैनल यहां पर दिए गए हैं। कोशिश यहां पर यह की गई है कि हाईटेक तरीके से यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर किलोमीटर लिखा हुआ है। यहां पर जिस तरीके से जिस स्पीड को लगातार जो है वो रैपिड रेल पकड़ेगी, ये स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएगी। आप देख सकते हैं 144, 216 ये स्पीड कहीं ना कहीं समझाती है। 220, 110 कहीं ना कहीं ये समझा रही है कि जिस तरीके से रैपिड रेल की गति को बताया गया है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये ट्रेन दौड़ेगी पटरी पर। ऐसे में सोच ये है कि हाईटेक तरीके से, बेहतर तरीके से, नई सुविधाओं के साथ यात्रियों का ध्यान रखा जाए, उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए। और थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा कि जो मेट्रो का पैनल होता है, जिस तरीके से वहां पर केबिन बना होता है, थोड़ी वैसी ही स्थिति यहां पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये थोड़ा सा इसके जो आगे का मॉडल है वो आपको वंदे भारत या फिर कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन के हिसाब से बना हुआ नजर आएगा। और शायद यही वजह है कि इसको देखने वाले लोग अपने आप कहते नजर आ रहे हैं कि इससे बेहतर ट्रेन शायद ही किसी देखी होगी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ वरुण सिन्हा। अब आपको तिब्बतियों के नए साल के जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं। दुनिया भर में नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन तिब्बत में नया साल यानी लोसर फरवरी के महीने में मनाया जाता है। हालांकि हर साल इसकी तारीख आगे पीछे हो सकती है। कुछ वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन नया साल मनाया जाता है। तिब्बत में नए साल का जश्न 1 महीने तक चलता है, लेकिन भारत में 5 दिन तक सेलिब्रेशन होते हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आई हैं। यहां लोसर यानी तिब्बती नए साल के तीसरे दिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। कलाकारों ने लोकधुनों पर रंगारंग नृत्य पेश किया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों से तरह तरह के साज बजाए गए। आपको बताया कि इन सेलिब्रेशंस के दौरान महिलाएं पारंपरिक पोशाक में पारंपरिक डांस करती नजर आई। इस खास मौके के लिए धर्मशाला के इस मठ को बौद्ध धर्म के शांति मंत्र लिखी झंडियों से सजाया गया था, जिसने धर्मशाला पहुंचे सैलानियों को भी काफी आकर्षित किया। इसके अलावा इस आयोजन में विश्व कल्याण के लिए भी प्रार्थना की गई। आज का दिन है हमारा सबसे लोसर का आखिरी दिन है। जो आखिरी दिन है ना, उसको बोलता है थेवासुम। इसको बहुत स्पेशल सभी फैमिली पूरा यहाँ सभी तिब्बती लोग यहाँ मिला के पूजा किया जाते हैं। सभी पूजा ये नहीं है कि खाली तिब्बती का नहीं है, सभी संसार का, सभी संसार के लिए, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स सभी के लिए पूजा किया जाता है आज का लोसर आखिरी। इसमें खास ये है कि आज 1 साल का पूरा सभी को अच्छा रहे, खुशी रहे, सभी को परिवार में सभी संसार को खुश रहे, इसलिए आज के लास्ट दिन इसलिए मनाया जाता है।